नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हम हर बार किसी न किसी शख्सियत से बात करते हैं। इस बीच हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो देश के बड़े कानूनविदों में माने जाते हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और राजनीति भी वो करते हैं, लेकिन वो शुचिता की राजनीति करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या वो नाराज हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी होगी उनके साथ कि वो हिंदुत्व को लेकर क्या मानते हैं, सनातन को लेकर क्या मानते हैं। और चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि इस वक्त कांग्रेस में जो चल रहा है वो क्या है, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम साथी हैं वो निराश होकर, नाराज होकर कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं। तो विवेक तन्खा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम उनसे बात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। विवेक जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। विवेक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे को आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल मिल रही है। विवेक जी, चर्चा तो हम तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा इस बात को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में और देश में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की नीति, नेता और नीयत से फिलहाल नाराज दिखाई देते हैं और वो विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, धुंध है और ये धुंध छटने का नाम नहीं ले रही। इस बीच आपका नाम भी आ जाता है। तो क्या बीजेपी में जाने की कोई ऐसी इच्छा आपकी है, या बीजेपी वाले प्रयास आपसे कर रहे हैं कि भाई आप आपका आपका समाज के प्रति संवेदनशील होना, राजनीति में एक अच्छा मुकाम होना, अच्छे कानूनविद के तौर पर, हो सकता है कि बीजेपी वाले आपको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हों? क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। मनु जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं जी। कि मेरे से किसी भी बीजेपी लीडर ने इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की है और ना मैं इसकी आवश्यकता भी समझता हूं। मैं एक एस्टैब्लिश्ड देश का लीगल प्रैक्टिशनर हूं। जी जी। अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है हाँ। और राज्यसभा का मेंबर हूं। 4.5 साल मेरे अभी बाकी हैं और मेरा जो ध्यान रहता है ऑलवेज, पार्लियामेंट के माध्यम से या देश के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से जनहित के कार्य की तरफ। ये जिस प्रकार की जो आज हम राजनीति देख रहे हैं इस देश में, लोगों का मुंह भंग होता है, लोग चले जाते हैं। इस राजनीति का मैं पक्षधर भी नहीं हूं और मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं, वहां खुश हूं। ये आपकी खासियत है। आपने कहा कि मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। हमने देखा है कि किस तरीके से राजनीति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ने के साथ साथ आप जो अंतिम पंक्ति में पीछे व्यक्ति बैठा हुआ है, जो गरीब है, जो गांव में बैठा हुआ है, किस तरीके से देश के तमाम डॉक्टर्स को इकट्ठा कर कर आप उनके बीच जाते हैं, वहां जाके मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, उनका इलाज करते हैं। और इलाज कोई सामान्य इलाज नहीं होता। उसमें जो उनको जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती हैं, उनको जो तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, उनकी कीमत लाखों में होती है। देश के जाने माने तमाम डॉक्टर्स उन कैंप्स में होते हैं और शायद यही कारण है कि आपकी पहचान लोगों के दिलों पर बनी हुई है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात को लेकर भी छिड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। देखिए, राम के विरोधी है कि राम का आमंत्रण आया, निमंत्रण आया और उसे अस्वीकार कर दिया। और कोई भी बड़ा नेता, अब गांधी परिवार का कोई भी नेता राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचा भी नहीं। अब इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ये मेरे निजी राय है और मैं अपने धर्म के मामले में अपनी निजी राय से चलता हूं। धर्म मेरा धर्म है।
ये किसी पार्टी का धर्म नहीं है। ना तो ये बीजेपी का धर्म है, ना ये कांग्रेस का धर्म है। मैं अगर हिंदू हूं और सनातन हूं, मैं इस बात से खुश हूं, मैं इसको फॉलो करता हूं, और मैं अपने धर्म की प्रैक्टिस में किसी से परमिशन नहीं लेता हूं, ना लेने की आवश्यकता। राम मंदिर का जब विषय था और मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का वकील था, कि उनके अलग अलग मुकदमों में भी उनका वकील होता था, ज्योतिष पीठ का जो स्टे ऑर्डर था वो मैंने ही उनको सुप्रीम कोर्ट से बहस करके दिलवाया था जी। राम मंदिर के सूट में भी मैं उनका वकील था, वो मेरे से परामर्श करते थे। और और प्रमोद किशन जी का जो कल्कि धाम का जो रिट पिटिशन थी, जो 10 साल तक जी। इलाहाबाद में उसका स्टे करके रखा गया था, अभी अक्टूबर में जब उसका निर्णय हुआ, उसमें भी मैं प्रमोद किशन जी का मैं मदद करता था, और मैंने कोशिश की कि वो उससे हटे और जजमेंट उनके पक्ष में आए। तो इसको बुरा नहीं समझता कि अगर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई ईसाई है, वो अगर अपने धर्म को फॉलो करता है और धर्म के लिए करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं दिल से सेक्युलर हूं, मगर अपने धर्म के प्रति मुझे आस्था है। अब ये आपने स्पष्ट कर दिया कि धर्म के प्रति आस्था है, ना सनातन विरोधी है, ना हिंदुत्व विरोधी है, और ये आपका व्यक्तिगत अधिकार भी है, और इसमें इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अपनी ही पार्टी की चाहे वो कमियां कह लें, या अपनी ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता, कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो इस वक्त बेहतर तरीके से नहीं चल रहे। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कुछ बात उठाई तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भाई वो तो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना कि हम कांग्रेस को कैसे बेहतर बना सकें, लेकिन उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यानी कि आप पार्टी के सुधार के लिए जो चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, अब तो पार्टी में वो भी खत्म हो गई। कांग्रेस कैसे पनपेगी? कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? आचार्य प्रमोद किशन जी को पार्टी में रखना ना रखना, इसका निर्णय कांग्रेस हाईकमांड ने किया। वो उनका निर्णय है। आचार्य जी अपने रास्ते में से जो उनका नब्ता रास्ता चूज किया था और उस रास्ते में वो आगे बढ़ रहे थे, ये उनकी मंशा थी। मैं हर मंशा को रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आचार्य जी एक मंदिर बना रहे हैं तो मुझे उस मंशा से मुझे व्यक्तिगत कोई आपत्ति नहीं है जी। मगर अगर पार्टी सोचती है कि उनके उस मंशा से नहीं, वो कहते हैं कि उनके वक्तव्यों से पार्टी आहत हुई है और उन्होंने एक्शन लिया है, तो ये पार्टी और आचार्य प्रमोद किशन जी के बीच की बात है। ये उनके बीच की बात है। अब जैसे इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन में तमाम साथी ऐसा लगा कि वाकई इंडिया गठबंधन 2024 में बहुत बेहतर करने जा रहा है, क्योंकि मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, अखिलेश यादव। लेकिन अचानक से आप देखिए कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल गए। कांग्रेस की तरफ से शायद कोई उतनी स्थिति रखने वाला नहीं था, और एक एक कर सब लोग अलग हो गए, और अलग ही नहीं हुए, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार तो समझ गए कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, चलो अपन वापस पुरानी पार्टी में चलते, तो नीतीश कुमार तो फिर से एनडीए के सदस्य हो गए। ममता बनर्जी ने कह दिया कि पूरे देश भर में कांग्रेस की स्थिति, उनके नेताओं की स्थिति ऐसी है कि पूरे देश भर में मात्र 40 सीटें आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है, वो हमसे क्या सीटें मांगेंगे। अखिलेश की नाराजगी यही है, और मजबूर होकर कल अरविंद केजरीवाल ने कह दिया भाई कोई बात नहीं कर रहा है तो अब हम दिल्ली में भी अकेले लड़ेंगे और पंजाब में भी अकेले लड़ेंगे। ये क्या है? ये कौन सी कांग्रेस की स्थिति है? देखिए, मैं अपनी पार्टी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देश में प्रजातंत्र अगर हमको रखना है और एक सशक्त प्रजातंत्र को पनपाना है, तो सेकेंड नेशनल पार्टी की घोर आवश्यकता है। आई कांट इमेजिन अ डेमोक्रेसी विथ ओनली वन पार्टी। अगर कांग्रेस इस तरह से वीक होती चली जाएगी तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं, आपने तो परिस्थितियां
कि आज की परिस्थिति क्या है। बट अगर ये परिस्थिति इसी तरह से चलती चली गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि देश का जो प्रजातंत्र जो बड़ी मुश्किल से हमने इस्टेब्लिश किया था वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र में एटलीस्ट 2 इफेक्टिव पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस में ये मंथन होना चाहिए कि हम कांग्रेस को कैसे स्ट्रेंथन करें। और कांग्रेस, देखिए, हर पार्टी में वीकनेसेस होती हैं, हर 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 पार्टी में फॉल्ट्स होते हैं, और हम लोगों को मंथन करके अपनी फॉल्ट्स रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल रास्ता। अब ये वक्त की बात है। आज के वक्त हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा जी हो सकता है कि जब कांग्रेस इस पे मंथन करेगी तो वो रास्ता दिख जाएगा। जी, विवेक जी, मैं आपको अपने देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में लिए चलता हूं। आपके प्रिय प्रदेश, आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश में कल तमाम कांग्रेस नेताओं के अंदर एक विचलन से पैदा हुए। विचलन इसलिए पैदा हुआ कि उनको इनकम टैक्स के नोटिस आ गए। कई सारे नेताओं के, जिन लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिन लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ा, जो विधायक हैं, जो हार गए, जो जीत गए, तमाम सारे लोगों को, और ये कहा गया कि अपना 7 साल का लेखा जोखा लेकर इनकम टैक्स के कार्यालय हाजिर हो। तमाम कांग्रेस नेताओं ने कहा कि साहब ये परेशान करने की कोशिश है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, इसे क्या कहें। देश भर में ईडी चर्चाओं में है और मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स का ये नोटिस चर्चाओं में है। न्यूज के माध्यम से और कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत फोन करके इन नोटिस के बारे में बताया। इन नोटिस के टाइमिंग से आश्चर्य होता है कि क्यों दिया जा रहा है। समझ तो आ रहा है। क्या कांग्रेस के लीडर्स को डराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के लीडर्स के हाथ बांधने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो जिससे वो लड़े नहीं या अच्छे से नहीं लड़ सके? वैसे मुझे नहीं मालूम है कितने लोगों को नोटिस मिला है। मुझे ये भी अभी पता है पूरी जानकारी कि किस कारण से मिला है। अगर ये सब चीजों का प्रॉपर विश्लेषण होगा तो इन लोगों को जुडिशरी के माध्यम से रिलीफ भी मिल सकती है, क्योंकि नोटिस देने के पहले इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। एक रीजन टू बिलीव एस्टैब्लिश हुआ जाता है। वो रीजन टू बिलीव कोर्ट देख सकती है। तो मुझे, क्योंकि इन नोटिस के पीछे कारण क्या है, किस किस को नोटिस मिला है, मुझे 2 नोटिस का पता है। एक गोविंद गोयल जी ने बताया मुझे, एक देवाशीष ने पता है। बट हाँ, विक्रांत ने अपने नोटिस के बारे में उसमें डाला सोशल मीडिया ने। बट बोला यह जा रहा है कि 70 लोगों को, 100 लोगों को, कोई कहता 200 लोगों को नोटिस मिला। अगर ये बात सच है तो ऑब्वियसली गलत सा महसूस होता है। इसका टाइमिंग भी गलत है, तरीका भी गलत है, और इसके पीछे उद्देश्य भी गलत दिखता है। मगर एज आई सेड, ये चीजें जब तक माइन्यूटली एग्जामिन नहीं की जाए, और माइन्यूट एग्जामिनेशन के बाद इसका रेमेडी भी हो सकती है। जी, मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट आ रही, चूंकि आप भी राज्यसभा सदस्य हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट आ रही है। चर्चा ये चल रही है कि शायद कमलनाथ राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी राज्यसभा से सदस्य हों, वो उम्मीदवार बने। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सोनिया जी सर्वमान्य लीडर हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको अगर रिक्वेस्ट किया है तो ये अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट चाहेगा कि अगर सोनिया जी तैयार हैं तो वो हमारे यहाँ से लड़े, अगर जिस स्टेट के पास सीट है। तो मध्य प्रदेश भी उस रेस में अपने आप ही को आगे रखना चाहता है कि हमने अपने लीडर को आमंत्रित किया। बट अब सोनिया जी लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगी, ये डिसीजन तो सोनिया जी का होगा, और जो भी डिसीजन वो लेगी हम लोग सब स्वागत करेंगे। ये ठीक तब हुआ है विवेक जी, जब कमलनाथ जी ने सभी विधायकों को और कुछ बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है, और उम्मीद की जा रही है कि ये सबको टटोलने की कोशिश और एक संकेत देने की भी कोशिश है कि भाई वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो जब कमलनाथ जी अपनी तैयारी करके बैठे हैं, ठीक उसके पहले सोनिया गांधी जी के नाम का प्रस्ताव आगे कर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा राजनीति में शहमात? क्योंकि युवा, मध्य प्रदेश के युवा नेता, चाहे वो जीतू पटवारी हों, उमंग सिंगार हों, उनके हाथ में अब कांग्रेस की कमान जा रही है।
और पुराने नेता अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कश्मकश बनी हुई है। आई थिंक मध्य प्रदेश की राजनीति आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जी। इस मैं आपकी एनालिसिस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जी। बट मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी बहुत अनुभवी लीडर हैं। हम्म। कमलनाथ जी से मेरे बहुत ही पुराने संबंध हैं। हम्म। जब मैं जब मेरा राजनीतिक दौर था, जो कांग्रेस से मेरी व्यक्तिगत जो नजदीकी हुई थी, हम्म। उसमें कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान था। मोस्टली जो बड़े बड़े केसेस जो मैंने 90 के दशक में किए थे, 80 के दशक में किए थे, हम्म। कमलनाथ जी ही मेन पर्सन थे जो मुझे इंगेज करते थे। मुझे प्रेरित करते थे केस, बड़े बड़े केसेस लड़ने के लिए। हम्म। तो कमलनाथ जी को तो मैं बहुत इज्जत से देखता हूँ। हम्म। और वो अगर मांग रहे हैं टिकट, आई डोंट नो वेदर वो मांग रहे हैं टिकट, मुझे जानकारी नहीं है। मैंने उनसे इस बात में मेरी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। हम्म। और अगर हाईकमांड को टिकट देता है तो ये हाईकमांड का डिसीजन है, कमलनाथ जी की इच्छा है। और जहां तक सोनिया जी का सवाल है, सोनिया जी के लिए मध्य प्रदेश भी अवेलेबल है, सोनिया जी के लिए राजस्थान भी अवेलेबल है, तेलंगाना भी अवेलेबल है, कर्नाटका भी अवेलेबल है, हिमाचल भी अवेलेबल है। जहां से वो चाहेंगी, सोनिया जी को आई एम श्योर स्वागत किया जाएगा। और जहां तक मध्य प्रदेश के लीडर्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस भाव से ये रेजोल्यूशन पास किया है, क्योंकि ये तो एक अपने सुप्रीम लीडर, जो सबसे सीनियर लीडर हैं, उनकी उनकी प्रति अपना आस्था दिखाने का एक तरीका है। अ, बिल्कुल सही कहा आपने। विवेक जी, 2023 का चुनाव अभी खत्म हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में से लग रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। बड़ी उम्मीदें थी, चारों तरफ चर्चा भी इस बात को लेकर थी, लेकिन नहीं बन पाई। सरकार कांग्रेस की बन नहीं पाई। पुरानी लीडरशिप अब पीछे है, नई लीडरशिप आ गई है। बावजूद इसके अभी भी प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक हताशा है, एक निराशा है। अब आप देखिए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, चारों जिला पंचायत बीजेपी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ढूंढ ढूंढ कर तमाम कांग्रेस के हताश निराश लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं। तो वो जोश नहीं हो पा रहा है। क्या किया जाना चाहिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को कि कम से कम वो डटकर मुकाबला करे, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल हमारा है? देखिए, ये जो रिजल्ट्स थे आपकी विधानसभा के, ये बहुत ही आश्चर्यजनक थे। हम्म। जीत हार तो एक सामान्य बात होती है। हम्म। एक हर प्रजातंत्र में जब इलेक्शन होता है, तो एक पार्टी हारती है और एक पार्टी जीतती जी। है। 6 महीने पहले पूरे प्रेस मीडिया ये कह रहा था कि कांग्रेस की बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री होगी। हम्म। आप भी कह रहे थे, सभी लोग कह रहे थे। जी। और जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस मात्र 66 सीट्स आई थिंक पे सीमित हो गई। हम्म। ये ये जो सीट के नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, ये ऐसा ना दिख रहा था ना समझ आ रहा था। तो एक प्रकार से जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक शॉक आया और एक निराशा आई इस बात को लेके कि इतनी सब मेहनत के बाद हम हमारा जो टैली था खाली 66 था। और ये स्वाभाविक है, अगर हमारी जगह बीजेपी भी होती तो उनको भी निराशा आती। और निराशा से बाहर निकलने में थोड़ा समय तो लगता है। हम्म। अब यंग लीडरशिप कांग्रेस में आ चुकी है। यंग लीडरशिप, अब उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि अब निराशा के बाद इमीडिएटली चुनाव आ गया है। तो जब तक वो निराशा से पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, नए चुनाव में आ जाएंगे वो लोग। हम्म। और ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। जी। इस चुनाव में नेशनल इश्यूज प्रिडोमिनेट करते हैं। हम्म। स्टेट के और लोकल इश्यूज का इतना महत्व नहीं होता है। हम्म। और जैसे बीजेपी ने राम मंदिर के बाद एक नई धर्म के प्रति एक आस्था का एक वातावरण बनाया है। हम्म। तो इट हैज बिकम अ चैलेंज फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इट्स अ चैलेंज फॉर द कांग्रेस पार्टी ऑल्सो। क्या आप तो भी मानते ये हैं कि ईवीएम का कुछ खेला है? ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए हैं, हालांकि रजनी पाटिल ने खारिज किया है। देखिए, मैं खारिज इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने
मैंने या मैं इसको ऑथेंटिकेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी तक कोशिश के बावजूद भी मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला है, और मैं बिना प्रमाण के कोई एलिगेशन नहीं लगाता। मगर मेरे को यकीन है कि ईवीएम टैंपर हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं हो सकता था तो पूरे विश्व की जितनी एडवांस कंट्रीज हैं, धीरे धीरे सबने ईवीएम को क्यों खत्म किया? क्योंकि कोई भी मशीन होती है, कोई भी मशीन होती है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, एनी मशीन इज टेम्परेबल। कभी भी कोई मैकेनिज्म होता है वो टेम्परेबल होता है। दूसरा, हम ईवीएम में वोट तो दे देते हैं, और हम जो रिजल्ट अब देख रहे हैं, वो रिजल्ट हमारे जो हम ग्राउंड में जो हम सिचुएशन देखते हैं उसके अनुरूप नहीं है। मैं आपको पुराने जमाने की बात बताऊं, आप खुद उसके साथ। पुराने जमाने में जब 1 लाख वोटों से कोई जीतता था, तो शहर के बाहर तक आवाज आती थी कि वो जीतने वाला है। आप शहर के बाहर, आप जैसे शहर एंटर करोगे तो लोग कहेंगे फलाना कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, या फलाना बीजेपी का जीतेगा, या इंडिपेंडेंट जीतेगा। उन दोनों में सोशलिस्ट पार्टी भी जीता करती थी। बट 1 लाख वोट बोलता था। आप 3 और 4 लाख से हार जाते हैं और समझ नहीं आता है। शहर में वो बात नहीं दिखता है। और रिजल्ट हम देखते हैं तो 3 लाख, 2 लाख। आपकी असेंबली में हमारे एमएलए जबलपुर में 40-40 हजार से हारे, 30 हारे। और ये एमएलए ने बहुत अच्छा काम किया था, उनका जब प्रशंसा थी। लोग कह रहे थे कि वो जबलपुर का चुनाव जीत रहे हैं। चलिए नहीं जीते तो ऐसा व्यक्ति 2000 से हारेगा, 5000 से हारेगा, 8000 से हारेगा, 40-42 हजार से थोड़ी हारेगा जी। 40,000 से हारना इन असेंबली मीन्स कि आपको लोगों ने वोट ही नहीं किया वर्चुअली। तो मेरा ये चिंता ये है, ये देखिए, ये चिंता की बात है। अगर प्रजातंत्र में से विश्वास उठ जाएगा ना, तो ये बहुत घातक है देश के लिए। अगर प्रजातंत्र में विश्वास बना के रखना है, तो हमको प्रजातंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें भी सचुता रखनी पड़ेगी। अगर हम उसको क्लीन नहीं रखेंगे तो बिलीव मी, देखिए, ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं। यही डिस्कंटेंट आगे चल के देश के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, आगे जाके देश के लिए एक परेशानी बन जाती है। लेकिन इन सब के बीच फिर भी उम्मीद है, और हो सकता है कि इस उम्मीद में हम उम्मीद भी करेंगे कि इन उम्मीदों के बीच आप जितने भी युवा हैं उनका नेतृत्व करें, और पुराने नेता कम से कम नए नेताओं को मध्य प्रदेश में मौका दें, उनकी टांग खिंचाई ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।